students, welcome to the amazing platform of online classes that means career planet. So students, हम चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस कर लिया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल. तो आज हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो याद है, ऐसे नहीं भूल गए. मैंने कहा था सॉल्यूशन की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है. दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. 4 तरह की थी. फर्स्ट वन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP लिखते थे. सेकेंड था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसे हम इबुलियोस्कोपी भी कहते हैं. थर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी क्रायोस्कोपी. और फोर्थ वन है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. आज तीसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट हम कहेंगे फ्रिज होना. अब फ्रिज होना मतलब तो मैं कहूँगी पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बन जाता है. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ना. नॉर्मल 0 से ऊपर होते ही वो लिक्विड स्टेट में होता है और 0 पे आते ही वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो वाटर है तो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना भी शुरू हो जाएगा. मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जब वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं. मतलब पानी है तो जमना शुरू हो जाएगा और बर्फ है तो पिघलना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. तो एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है. वो टेम्परेचर जब लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाती है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर? या मैं कह दूं कि भाई फ्रिज करना है मतलब ठंडा करना है, भी जमाना है. फ्रिज करना है मतलब क्या होता है, जमाना है किसी चीज़ को. फ्रिज करना है, ठीक है. सॉलिडिफाई करना है मतलब टेम्परेचर तो डाउन करना पड़ेगा. तो बच्चों टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा तो वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर घटते घटते सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? तो हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए बच्चों, उस टेम्परेचर को तुम बोल देना फ्रीजिंग पॉइंट. और नहीं तो बोल देना भाई वो टेम्परेचर जब लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, उसे भी क्या कह देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट आप देख सकते हैं बोर्ड पे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of solid. क्लियर? वो टेम्परेचर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर है इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. या फिर बच्चों आप ऐसे लिख दो, द टेम्परेचर एट विच बोथ लिक्विड एंड सॉलिड आर एट इक्विलिब्रियम. लिक्विड और सॉलिड क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, वो टेम्परेचर भी आपका है फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लिक्विड और वाटर सॉलिड दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पे. तो वाटर लिक्विड मतलब वाटर ही लिख देती हूँ और वाटर सॉलिड मतलब क्या लिख दूँ, आइस लिख दूँ. ये सिचुएशन पॉसिबल है जब टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर? तो फ्रीजिंग पॉइंट में तो कोई डाउट है ही नहीं. नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है. सो नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की स्टडी को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे क्रायोस्कोपी. ओके, तो क्रायोस्कोपी क्या है, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. तो देखो मैं कह रही हूँ भाई मुझे फ्रिज करना है, इन शॉर्ट मुझे पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, तो हम कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड है. इस तरह से रेंडमली क्या होंगे, अरेंज होंगे, है ना. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, लिक्विड है, तो हम कहेंगे ऐसे अरेंज होंगे वाटर लिक्विड.
और मैं कहूँ नहीं फ्रीज करना है, तो तुम कहोगे अच्छा फ्रीज करना है मतलब ठंडा करना है ना, कितना ठंडा करना है, तो भाई तुम फ्रीज करना चाह रहे हो, पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कहेंगे हाँ मुझे वाटर लिक्विड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके आना है। ठीक है, तो बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, तो तुम क्या देखोगे, जो वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो एकदम प्रॉपर रेगुलर वे में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये है बच्चों फ्रोजन वाटर। ठीक है, फ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है पास पास में भी, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में तो हम कहेंगे 0 पे आ जाएगा ये टेम्परेचर। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम वाटर लिक्विड से फ्रोजन वाटर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और 0 पे क्या होगा, ये इजीली फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, इजीली फ्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है हमारी सारी समस्याएं शुरू होती है जब हम मिलाते हैं नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ एडेड सॉल्यूट के मोल्स पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती है ना। मतलब कुछ मिलाओ तो गड़बड़ हो, उसी को तो स्टडी करना है, ये तो सबको ही पता है। तो हम कहेंगे हाँ, अब मिलाना है नॉन वॉलेटाइल, खुद वेपर ना बनाता हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि फिर वो एबनॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। तो एबनॉर्मल हमारा एक क्लास है, उसमें हम एबनॉर्मल डिस्कस करेंगे, पहले नॉर्मल तो सीख लें क्या होता है। ठीक है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि भाई हम इस पानी में क्या मिला रहे हैं, तो हम मिला रहे हैं नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, तो भाई व्हेन नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम ऐड कर देते हैं, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ओके, अब बच्चों तुम इसमें कुछ भी मिलाओगी तो क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो वाटर मॉलिक्यूल तो थे, रेंडमली अरेंज थे, लिक्विड था इसलिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते है ना। और जब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला है तो ये बीच बीच में आएगा। आपको पता है अगर मैं पानी में शुगर डाल दूँ, यूरिया डाल दूँ, तो कोई ऐसा तो है नहीं नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना। वो लेवल भी नहीं बढ़ाता है वाटर का, वो तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह है वहाँ फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब पहले बच्चों पानी को फ्रीज करना था, अब मुझे पानी को फ्रीज नहीं करना है, मुझे इस चीज़ को फ्रीज करना है, तो मैं कह लो फ्रीज कर दूँ। तो बच्चों अब मुझे बताओ, अब ये डिफ़िकल्ट टू फ्रीज नहीं है क्या, वाटर के बीच बीच में क्या आ गया, ये समस्या आ गई है ना। अब ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू फ्रीज है। अब आप फ्रीज तो करोगे लेकिन बीच में तो ये है तो रहेगा ही, उसका क्या होगा, है ना। पानी में शुगर डालोगे तो जम तो जाएगा, लेकिन वो पहले वाली फैसिलिटी थोड़ी ना होगी, है ना, क्योंकि अभी भी शुगर मॉलिक्यूल क्या है, बीच बीच में है, ये भी फ्रीज होगा भाई। तो सॉलिड ये तो पड़ा ही है, इसके बीच बीच में रहेगा, जाएगा कहाँ, जाएगा तो कहीं नहीं, है ना। आइसक्रीम जमाती हो ना, ठीक है, कैंडीज जो होती है ऑरेंज फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, तो पानी में ही तो होता है, शुगर होती है, फ्लेवर होता है, बस कैंडी बन गया, है ना। तो हम कहेंगे जम तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईजी टू फ्रीज तो नहीं है बच्चों। नाउ दिस इज डिफिकल्ट टू फ्रीज। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज जहां बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, डिफिकल्ट टू फ्रीज मतलब मुश्किल से जमेगा। तो पहले जो चीज़ 0 पे जम रही थी, हमें ईजी लग रही थी, हमें 0 पे जम जाएगा, अब हम कहेंगे नहीं 0 पे नहीं जमेगी, अब तो भारी काम है, तो 0 पे नहीं जमेगी तो 0 से नीचे जमेगी, ना कि 0 से ऊपर। बच्चों को लगता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो 0 से 0.1 हो गया, तो बच्चों 0 से 0.1 बढ़ गया, बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो 0 से नीचे जाओ, तो 0 से नीचे जाओ मतलब माइनस में, तो पानी 0 पे जमेगा, और कुछ भी मिलाओगे तो 0 पे नहीं जमेगा, माइनस में जमेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्लियर। तो तुम कहोगे अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, और इस वजह से क्या हुआ बच्चों, तो हम कहेंगे भाई इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कमी आ जाती है। क्लियर। तो आपको लिखना यही है कि भाई एक नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो फ्रोजन वाटर है, अब तुम्हारा फ्रोजन वाटर प्लस सॉल्यूट भी है, समझे मेरी बात। फ्रोजन वाटर तो है ही, साथ साथ में क्या है, तो हम कहेंगे फ्रोजन वाटर प्लस सॉल्यूट है, यहाँ गड़बड़ होती है। क्लियर। तो फ्रीजिंग पॉइंट में आई इस कमी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन।
क्लियर? तो लैंग्वेज क्या बनेगी बच्चों? तो लैंग्वेज में आप लिखेंगे व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is added to solvent. Non-volatile and non-electrolyte solute is added to solvent. तो आपको पता ही है जब भी हम कोई नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट चीज मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो एडेड टू सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका? कम हो गया, ठीक है। अब बच्चों वेपर प्रेशर कम हो गया तो आपको वेपर प्रेशर को किसके बराबर लाना था? सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लाना था। तो आप देखेंगे इसको और ठंडा करूंगा ना तब जाके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर पहुंचेगा, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कम हो गया, ठीक है। अब कम चीज़ को किसी के बराबर ले जाना है, मान लो पहले 100 है और मुझे 0 ले जाना है, अब 100 से कम हो गया 98 हो गया, अब 0 ले जाना है, तो मुझे और कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, घटाना है उसको, और घटाने के लिए कूल करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिख दें, ज़्यादा मैटर, टर्म क्या हुई? सॉल्यूशन हुई। तो हम कहेंगे भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। नाउ दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, this decrease in vapor pressure leads to decrease in freezing point, ठीक है। वेपर प्रेशर में जितनी कमी आएगी बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही कम होगा, ठीक है। नाउ दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आ रही है बच्चों, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में आई ये कमी जो है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ओके, क्लियर। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तो क्लियर हो गया कि भाई हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करने वाले हैं, वेपर प्रेशर डाउन जाएगा, वेपर प्रेशर डाउन जाते ही क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यहाँ तक की कहानी तो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब आपने कह दिया कि चलो भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो डाउन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का एक और टर्म है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी क्रायोस्कोपी। अब हमें क्या करना है? हमें इसको एक वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों? वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व से इस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आपको बनाना है वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, ठीक है। तो यहां मैंने बना दिया वेपर प्रेशर, यहां बना दिया टेम्परेचर। अब आपको इतनी चीज तो क्लियर है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। कभी भी कोई सॉल्यूट मिलाते तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, वेपर प्रेशर में कमी आती है। तो हम कहेंगे ओके, यह बात तो क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, कुछ मिलाया तो वेपर प्रेशर में कमी आई, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऊपर रखना है, सॉल्यूशन का क्या करना है? नीचे रखना है, ठीक है।
अब आपको ये भी तो क्लियर है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो हमेशा ही क्या होता है, कम रहेगा। सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा, वो तो बहुत ही कम होगा। अब आपको लगता है सॉलिड कब से वेपर बनाता है, तो आप देखो नैफ्थलीन, कपूर देखो, है ना। कपूर क्या होता है, कपूर पड़ा पड़ा ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आप उसको पैक करके रखते हैं, है ना। नैफ्थलीन गायब हो जाती है, नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। या फिर अगर हम देखें बाथरूम में फ्रेशनर लगाते हैं हम, बाथरूम फ्रेशनर सॉलिड फॉर्म में होता है, या रूम फ्रेशनर भी होता है, एयर फ्रेशनर, है ना। सॉलिड फॉर्म में आपको एक मिलता है क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस, और वो धीरे धीरे क्या करता है, फ्रेग्रेंस देता है और गायब हो जाता है। तो वेपर बना के उड़ गया, तो वेपर तो बनाता ही है। तो सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है ना। अब सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो मैंने मान लिया बहुत कम है, एंड लाइक दिस, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इस लाइन पे, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है। ओके भाई, मान लिया। अब आप बताओ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे भाई देखो, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, सॉल्यूशन का डाउन होता है। तो ये ऊपर वाला हो गया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, अब बच्चों तो अब हम कहेंगे जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटते घटते किसको टच करे, ये वेपर प्रेशर घटाना है। देखो जैसे जैसे तुम सोचो टेम्परेचर मुझे आगे थोड़ा ले जाना है, मुझे फ्रीज करना है, मुझे कूलिंग करनी है, तो ग्राफ ऐसे पढ़ना है पीछे, है ना। भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इतना है, मुझे तो इसको जमाना है, फ्रिज करना है, तो मुझे कम करना है। तो इसको घटाते 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 मैंने क्या किया, यहाँ तक लिया, ही इसको टच कर लिया मान लो। तो भाई जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर को टच करे, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम में, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, तो सॉल्वेंट यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या है, बराबर है। अब सॉलिड कौन सा, सॉलिड वही है जो सॉल्वेंट है। मतलब जैसे इधर जो लिखा है नहीं पानी, और इधर जो लिखा है नहीं बर्फ है, तो है दोनों सेम चीज़ है। तो ये नहीं सोचना है कि एक लिक्विड है उसको सॉलिड बना दिया, हाँ तो एक लिक्विड को सॉलिड बनाया, लेकिन दोनों चीज़ें सेम है, उसी लिक्विड को सॉलिड बनाया है, ऐसे, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटते घटते सॉलिड को टच करने लग गया, तो सॉलिड को टच करेगा तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। और सॉल्यूशन का घटाओ तो हमने कहा देखो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये यहाँ है, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। समझे मेरी बात, देखो वापस समझो। वेपर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना था, तो मैंने कहा भाई ये वेपर प्रेशर जो है ना, ये मान लो भाई 0 से 5 कोई पर्टिकुलर चीज़ है ना, 0 से 5 तक ये सॉलिड रहता है, ठीक है। सॉलिड सॉल्वेंट लिख दो उसको, तो हम कहेंगे ओके, है ना। ग्राफ किसके बीच में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। अब मान लो ये 0 है, चलो, और ये -5 है, ठीक है, और आगे बढ़ते चलो, ओके। अब मैं कह रही हूँ कि लो वाटर की बात करो, तो तुम कहोगे लो वाटर, ठीक है। और फिर मैं कह रही हूँ नहीं शुगर वाटर की बात करो, तो तुम कहोगे लो शुगर वाटर, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, ये शुगर वाटर ले लो, ओके, ये ले लिया शुगर वाटर। अब तो मैं कह रही हूँ नहीं पानी को जमाओ, फ्रीज करो, तो तुम कहोगे लो जमा दो, उसमें क्या है, ये वेपर प्रेशर जो है घटाते 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 तुम 0 ले आओ, ये रहा 0 पे इसको टच कर जाएगा, तो ये ले आओ 0 पे सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो 0 जो है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके। अब मैंने कहा नहीं मैंने शुगर मिला दी, तो तुम कहोगे लो अब इसको शुगर मिलाई तो इसके बराबर लाओ, तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, ये और नीचे आएगा, तो देखो मान लो ये -1 है, तो पहले 0 पे जम रहा था, अब किस पे जम रहा है, -1 में, तो फ्रीजिंग पॉइंट पीछे जा रहा है, कमी आ रही है, तो मैंने यही तो लिखा, ये TF है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, -1 क्या है, T1 है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, बस। तो ये चीज़ क्लियर करनी है तुम्हें। क्लियर बच्चों, तो हम कहेंगे ओके भाई वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, है ना, हेयर वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर शो, ठीक है। तो भाई हमने जो कर्व दिखाया है इसमें हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व शो किया है, ठीक है। अब TF पे क्या देखते हो, एट द पॉइंट TF, तो हम कह रहे हैं TF पे हमने देखा कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड को टच कर गया,
मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर है। तो TF क्या हो गया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं लिख दूं एट TF, है ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एट द पॉइंट A, मान लो एट द पॉइंट A और एट द पॉइंट B। ठीक है, तो भाई एट TF नहीं लिख के एट पॉइंट A, तो पॉइंट A पे क्या हुआ, तो मैं कहूंगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल, किसके इक्वल, तो मैं कहूंगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट लिख देती हूँ, है तो सॉल्वेंट, है ना। सो TF क्या है बच्चों, तो TF है फ्रीजिंग पॉइंट। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, TF सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। सिमिलरली T1 क्या है, तो अब T1 जो है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, TF सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और T1 पीछे का जाओ तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब डिप्रेशन कमी, तो भाई ये 0 था, ये -1 है, तो 1 की कमी आएगी। कमी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। भाई कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, तो माइनस क्यों लिखोगे जब आप बोल रहे हो कम हुआ, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, 1 से कम हुआ, 2 से कम हुआ, तो माइनस लिखने की जरूरत थोड़ा ना है ना। कम मतलब माइनस अपने आप लग गया, ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, तो अब मैं आपको कहूँ लो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ, तो बच्चों उसको मैं लिख देती हूँ डेल्टा TF। ठीक है, डेल्टा TF क्या होगा, तो TF ज्यादा है, ध्यान से देखो TF ज्यादा है बच्चों और T1 कम है, तो हम कहेंगे डेल्टा TF हो गया TF माइनस T1, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। पहले आपको सॉलिड वाला, फ्रोजन सॉलिड वाला कर्व बनाना है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। दोनों कम होते होते जब सॉलिड को टच कर लेंगे तो वो पॉइंट्स उनके फ्रीजिंग पॉइंट माने जाएंगे। यानी TF सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और T1 सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, अब बच्चों एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव्ड है, तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई एक्सपेरिमेंटली फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जितना कम होता है फ्रीजिंग पॉइंट में भी उतना ही डिप्रेशन आएगा। अब वेपर प्रेशर में जो कमी है वो सॉल्यूट के मोल्स के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हम कहते हैं मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो आपको डायरेक्ट लिखता है कि भाई एक्सपेरिमेंटली हम ये चीजें प्रूव कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव कर चुके हैं, तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आएगी वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी डेल्टा TF, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, स्मॉल m भी लिख सकते हैं हम। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। KF क्या है बच्चों, तो KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट 1 किलो सॉल्वेंट के लिए आपको इसकी वैल्यू फिक्स करके दे देगा। ओके, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसे आपको लिखना है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, भाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। अब बच्चों बात आती है कि भाई ये हो गया KF, एक फॉर्मूला और याद है हमें मोलालिटी का, याद करो मोलालिटी क्या होती है, मोल पर केजी। मोल किसके, सॉल्यूट के, केजी क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मोलालिटी का फॉर्मूला था सॉल्यूट मास अपॉन
सोल्यूट मोलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब उस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ फिट करूँ बच्चों, तो देखो पहले भी बताया था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और ये सेम रहेगा, वहाँ TB था, मतलब डेल्टा TB था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसलिए कांस्टेंट K भी था, एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो कांस्टेंट KF रहेगा, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m, है ना बच्चों। छोटा w छोटा बबलू हर फॉर्मूले में ऊपर आएगा, पढ़ा था हर फॉर्मूले में स्मॉल w सॉल्यूट मास को ऊपर रखना है। इक्वेशन 1 क्लियर, इक्वेशन 2 क्लियर। अब बच्चों KF जो है, KF कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेंट हॉफ इक्वेशन। KF का मैंने आपको एक पहले भी फॉर्मूला दे रखा है KF कैलकुलेशन के लिए। तो KF का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो KF रहेगा MR TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF। ठीक है, KF इक्वल्स टू MR TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF। अब M क्या है, R क्या है, तो चलो वापस लिख देती हूं मैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे KF कैलकुलेशन के लिए वेंट ऑफ इक्वेशन है MR TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HF। ठीक है, अब बच्चों किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू तो फिक्स होगी, भाई पानी का सॉल्वेंट का तो आपको दे देगा, आई थिंक 1.86 के अराउंड होता है ना। तो फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट KF क्या होगा, तो KF कांस्टेंट होगा, पानी का इतना है, बेंजीन का इतना है, ईथर का इतना है, सबका फिक्स है। तो KF आपको वैल्यू गिवन होगी हर बार, है ना। अब मान लो फॉर्मूला भी आपकी बुक में है तो आपको ध्यान रखना है, तो भाई जो भी सॉल्वेंट है बच्चों तो उसका मास तो कांस्टेंट होता है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई एक सॉल्वेंट का मास ले लेते हैं। R क्या है, तो R गैस कांस्टेंट है। ठीक है, TF तो भाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स होता है ना, कुछ मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, कम ही होगा, बढ़ेगा कभी नहीं, ध्यान रखना, है ना। तो हम कहेंगे भाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा HF हीट ऑफ फ्यूजन। डेल्टा HF क्या है बच्चों, तो ये है हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, KF फाइंड कर सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, मोलालिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ, फॉर्मूले क्या है, कहाँ से आए, KF कहाँ से आया ये। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी क्लियर, यूनिट ऑफ KF भी लिख दो। तो बच्चों यूनिट ऑफ KF जो है दैट इज किलो कैल्विन मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ KF क्या है, किलो कैल्विन मोल इनवर्स। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ तक। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन मिल गया आपको, तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ 5% सॉल्यूशन। ठीक है, 5% सॉल्यूशन किसका है, तो हम कह रहे हैं भाई 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर। केन शुगर का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। ओके, तो पहला केस तो हो गया केन शुगर। नाउ कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, KF नहीं दिया है और दो केस दे दी। देखो पहला केस है बच्चों 5% केन शुगर, इधर तो चल रहा है हमारा 5% केन शुगर, और उधर क्या चल रहा है तो इधर चल रहा है 5% ग्लूकोज। तो हम कहेंगे दो केस चल रहे हैं,
5% केन शुगर है, 5% ग्लूकोज है। अब बच्चों 5% केन शुगर मतलब तो मैं कहती हूँ शुगर तो 5 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम और पानी 95 ग्राम। 5% सॉल्यूशन है तो 5% सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट जो मिला है वो 5 ग्राम है। परसेंट मतलब पूरा तो 100 है तो पानी तो 95 ही लिया होगा, है ना। तो हम कहेंगे देखो वाटर है ही लिखा, तो हम कहेंगे देखो भाई स्मॉल w जो है दैट इज 5 ग्राम, कैपिटल W 95 ग्राम्स। ओके, अब शुगर है, ग्लूकोज है, ये टूटते नहीं, नॉर्मल वैल्यूज ही है, प्रॉपर्टीज की, है ना। अगर कोई पूछे कि भाई इस केस में आई क्यों नहीं लिया, वेंट ऑफ फैक्टर आगे पढ़ेंगे, है ना। जब कोई चीज़ टूटेगी या एसोसिएट होगी तब हम लेंगे, अदरवाइज हमें पता है ग्लूकोज है, सुक्रोज है, वेंट ऑफ फैक्टर 1 रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे देखो भाई स्मॉल w आ गया 5, कैपिटल W कितना आ गया, तो वो आ गया 95। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन फ्रिज कितने पे हो रहा है तो आप कह रहे हैं भाई ये फ्रिज तो हो रहा है 271। अब देखो पानी में शुगर मिलाया तो ये 271 पे फ्रिज हो रहा है और पानी खुद कितने पे फ्रिज हो रहा है, तो आपको दे रखा है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 273.15। ठीक है, तो भाई पानी पहले तो 273.15 पे फ्रिज होता था, ये इतनी चीज़ें मिलाई तो ये 271 पे फ्रिज हुआ। तो बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालिए, तो हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 273.15 माइनस 271 निकालो, तो 273.15 माइनस 271 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.15। ओके, ठीक है, केल्विन में से केल्विन माइनस किया, केल्विन यहाँ आना है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे फॉर्मूला यूज कर लेते भाई, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। नाउ बच्चों डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 2.15 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF है ही नहीं, फाइंड कर लो। स्मॉल w तो हम कहेंगे 5 ग्राम, कैपिटल W कितना है सॉल्वेंट 95 और केन शुगर, तो स्टूडेंट्स केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो केन शुगर का जब आप मोलर मास फाइंड करने की सोचेंगे, कर लेंगे फाइंड, है ना, तो ये आएगा 342। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 342। ओके, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 342। अब सॉल्व करो KF, तो हम कहेंगे भाई ये तो हो गया 2.15 मल्टीप्लाई विद 95 मल्टीप्लाई विद 342। ठीक है, दोनों डेटा ऊपर चला जाएगा, 1000 और 5 नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ से KF निकालेंगे, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे KF, तो ये तुम्हें मिलेगा 13.97। आंसर विल बी 13.97 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, KF जो हो जाएगा दैट इज, देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी। ठीक है, तो डेल्टा TF तो केल्विन है, केजी इधर आ जाएगा तो किलो और केल्विन अपॉन मोल आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा दैट इज किलो केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है भाई, अब यहाँ तक तो पहुँच गए। तो यहाँ फर्स्ट केस से हमने KF निकाल दिया। अब बच्चों सेकंड केस जो है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे को कहा है कि भाई अब आप क्या फाइंड करो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, है ना। तो हम ग्लूकोज को पानी में घोलें, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, वो निकाल देंगे, लेकिन KF नहीं था तो पहले केस से हमने KF निकाला। नाउ अब आप कर लो, 5% ग्लूकोज है बच्चों, तो स्मॉल w अगेन 5 ग्राम, कैपिटल W तो हम कहेंगे 95 ग्राम। ठीक है, तो स्मॉल w 5 ग्राम, कैपिटल W 95 ग्राम, KF यही पुट करना है एज इट इज। और क्या चाहिए, ग्लूकोज का मोलर मास, तो बच्चों ग्लूकोज होता है C6H12O6, मोलर मास आएगा 180। ठीक है, तो ग्लूकोज का मोलर मास, सेम फॉर्मूला लगा दूं तो देखो डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF 13.97। ठीक है, तो 1000 इंटू 13.97 इंटू स्मॉल w 5, कैपिटल W वापस 95
और स्मॉल m 180। यहाँ से आपको बताना है कि भाई 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है। तो बच्चों ये आएगा तुम्हारा 4.085। मतलब अगर मैं वाटर के अंदर सिर्फ 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दूं तो फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आ जाएगी। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है। क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं पूछा है ना। क्या पूछा है इसने? तो आपसे कहा है कि भाई आप इस ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तो हम कहेंगे भाई 0 पे तो पानी जम ही रहा था, या 273.15 पे तो जम रहा था। अब कम हो गया, कितना? 4.08 कम हो गया, तो कम कर दो, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे भाई होना तो था 273.15 और इससे डिक्रीज हुआ, कमी कितनी आई? तो 4.085। तो 273 वैसे ही कम हो गया 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 269.06। 269.06 केल्विन। ये हो जाएगा ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 grams of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin and 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant, molar नहीं होता बच्चों, यहाँ मोलल होना चाहिए ना। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन 5.1 किलो केल्विन मोल इनवर्स। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। तो बच्चों 2 केस है। फर्स्ट टाइम हमारे पास है AB2 और सेकेंड टाइम हमारे पास है AB4। अब देखो 20 ग्राम तो आपका सॉल्वेंट है, यानी कैपिटल W 20 ग्राम, ठीक है, और स्मॉल w AB2 कितना मिलाया है? तो हम कहेंगे 1 ग्राम। यहाँ पे भी देखो, अच्छा ये मिला है 1 ग्राम, कैपिटल W 20 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना आया बच्चों? तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया 2.3 केल्विन से। ओके, सिमिलरली AB4 ये भी मिलाया 1 ग्राम, कैपिटल W 20 ग्राम बेंजीन में ही मिलाया है, और बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कितने से हुआ? तो हम कहेंगे 1.3 केल्विन से, ठीक है। KF आपको दे रखा है, दोनों केसेस में सेम है, दोनों में यही यूज करना है, 5.1 किलो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। अब A और B का एटॉमिक मास, तो पहले आप क्या करो, मोलर मास ऑफ AB2 फाइंड कर लो यहां से, है ना, और मोलर मास ऑफ AB4 फाइंड कर लो यहां से, फिर सॉल्व कर लेंगे भी, ठीक है बच्चों। तो कैसे फाइंड करना है? तो हम कहेंगे फॉर्मूला तो कॉमन है, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाय कैपिटल W स्मॉल m। पहले ये फॉर्मूला यहाँ रख के वैल्यू निकालो और दूसरी बारी फॉर्मूला वहाँ रख के वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है बच्चों दैट इज 2.3 इक्वल्स टू 1000 इंटू KF है 5.1, स्मॉल w कितना ग्राम है? 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय कैपिटल W 20 और स्मॉल m AB2 फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप AB2 फाइंड करेंगे, है ना, 2.3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2.3 को 20 से मल्टीप्लाई करो और 5.1 से डिवाइड करो और फिर 1000 से डिवाइड करो, तो आई थिंक इट विल बी 110.87, 110.87 यहाँ आ जाएगा आपके पास मोलर मास ऑफ AB2 110.87। कैलकुलेट आप करेंगे बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। और AB4 तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 1.3, ठीक है ना, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है 1.3 इक्वल्स टू, तो मैं कह दूंगी 1000 इंटू KF 5.1, स्मॉल w 1 ग्राम,
कैपिटल W 20 ग्राम और MaB4 मुझे फाइंड करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ MaB4 फाइनली सॉल्व करेंगे आप MaB4, तो यहाँ आपका MaB4 आएगा 196.15। ओके, सो दिस विल बी 196.15 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसने तो पूछा ही नहीं AB2 AB4, इसने पूछा A और B का एटॉमिक मास। तो बच्चों MaB4 एक्चुअली MaB4 क्या है, तो मैं कहूंगी A का एटॉमिक मास और B का एटॉमिक मास, है ना, और MaB2 क्या है, तो मैं कहूंगी मोलर मास। क्या, A का एटॉमिक मास और 2 टाइम्स B का एटॉमिक मास। बस माइनस कर दो दोनों को, तो MaB4 कितना है तुम्हारे पास, MaB4 कितना है 196.15, 196.15 A का मोलर मास 4 टाइम्स B का मोलर मास, और ये कितना है 110.87। ठीक है भाई, 110.87 A का मोलर मास 2 टाइम्स B का मोलर मास। ओके, माइनस कर दो, कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो, यहाँ क्या आएगा 2 मोलर मास ऑफ B। ठीक है, अब 196.15 में से क्या करना है, 110.87 को माइनस करना है। ठीक है, कर लेंगे बच्चों। 196.15 में से आप 110.87 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। सो 196.15 माइनस करेंगे आप 110.87, तो बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 85.28। ओके, तो MB फाइंड कर लो। तो 85.28 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, तो 85.28 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी 42.64। ठीक है, तो B का मास आ गया। अब किसी एक इक्वेशन में क्या करो, B की वैल्यू रख दो और A का मास फाइंड कर लो। लाइक यहाँ पे वापस रख लेते हैं, देखो क्या कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है ना, दिस इज 1 इक्वेशन 2 है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में B की वैल्यू पुट कर देते, तो भाई 110.87 इक्वल्स टू A का एटॉमिक मास प्लस 2 टाइम्स B का एटॉमिक मास, दैट इज 42.64। अभी फाइंड कर लो। तो 110.87 में से आपको माइनस करना है क्या, 42.64 इंटू 2, तो माइनस करो तो इट विल बी 25.58। क्लियर बच्चों, 25.58। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बच्चों, ये एनसीईआरटी में से ही लिया हुआ है क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन और है सिंपल सा, एग्जाम्पल 2.9। तो बच्चों क्वेश्चन है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल एडेड टू 600 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो देखो स्मॉल w कितना है ग्लाइकॉल, तो हम कहेंगे 45 ग्राम। ठीक है, कैपिटल W तो हम कहेंगे 600 ग्राम्स। ओके, मोलर मास फाइंड करो, तो ग्लाइकॉल का मोलर मास C2H6O, देखो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, 60 आएगा आई थिंक, 24, 30 और 6, 32 है ना, 62, तो ये हो गया 62। नाउ KF नहीं दे रखा है बच्चों, तो वाटर के लिए KF की वैल्यू फिक्स होती है ना, वाटर के लिए KF की वैल्यू आपको फिक्स रखनी है, आई थिंक 1.87। वाटर के लिए KF की वैल्यू 1.87 किलो केल्विन मोल इनवर्स। ओके, गिवन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि हम कैसे करेंगे, गिवन होता है, कांस्टेंट है। तो अब आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई,
ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम। ओके, अब डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फाइंड करना है तो वैल्यू पुट कर दो भाई 1000 इंटू 1.86, ग्लाइकॉल कितने ग्राम है 45 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू 600 ग्राम वाटर और स्मॉल एम 62। फॉर्मूला आ गया आपके पास, वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ फाइंड करेंगे तो बच्चों यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आएगा दैट विल बी 2.25। ठीक है, तो भाई 2.25 की जो है वो कमी आ जाएगी। अब आपको लग रहा है कि भाई मैंने केल्विन नहीं लिखा या डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखा, तो ये कमी है, कमी है ना, कमी हमेशा कांस्टेंट होती है। अब अगर तुम इसको 0 में से माइनस करोगी तो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में दे देना डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें से ही माइनस करोगे तो माइनस 2.25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं केल्विन में देना है तो केल्विन में दे दो, ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, है ना भाई, कमी आई केल्विन में भी हो सकती है, डिग्री सेंटी मतलब यूनिट होगा लेकिन टेम्परेचर का यूनिट होगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम कहेंगे भाई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टीएफ किसका, वाटर का, माइनस कमी कितनी आई, तो कमी तो डेल्टा टीएफ है। तो बच्चों वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 और 2.25 माइनस कर दो तो 273 माइनस 273.15 माइनस 2.25 तो इट विल बी 270.9, 270.9। अब ये केल्विन में क्लियर। तो यहाँ हो गए बच्चों हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी कि क्रायोस्कोपी। तो आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ पढ़ा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, क्रायोस्कोपी क्या होती है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पूरा डेरिवेशन फॉर्मूला, केएफ फाइंड करने का फॉर्मूला और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।